हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस 1 चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को मैंने एक एक लेक्चर में डिवाइड करके पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। आज इस चैप्टर का पूरा स्वाध्याय कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इस चैप्टर में ही पूछा है, पहला सवाल है कि क्या दिया है कि पाचन संस्थान या पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, इसमें इसके कैसे कार्य चलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर पहले इसी का आंसर देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पाचन संस्था जो होती है वो उसकी जो खाद्य के जटिल पदार्थों का सहजता पूर्वक अवशोषण हो जाता है, ऐसे घुलनशील पदार्थों में रूपांतरण करते हैं। ये सभी कार्य एंजाइम की सहायता से होते हैं। घुलनशील पोषक द्रव्य रक्त द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। श्वसन संस्था के फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में विसरित किया जाता है। ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक रक्त परिसंचरण द्वारा पहुंचाया जाता है। इन दोनों संस्थानों के कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होते हैं तथा उनके कार्यों में समन्वय होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर देखकर अब हम स्वाध्याय पर आएंगे। स्वाध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका इस पे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं वही आप आगे भी पढ़ेंगे तो आपको समझने और जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है जोड़ियाँ। यहाँ पर देखिए दिया है जोड़ियाँ मिलानी है। ये पहला प्रश्न हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दिया है परिच्छेद पूर्ण कीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया है अंगूठी पर दूध उबालने के लिए रखा था। रसिका टीवी देखने में मग्न थी। इतने में उसे कुछ जलने की बू आई। वह दौड़ते हुए रसोई में आई। दूध उफनकर पतीले से बाहर आ रहा था। क्षण मात्र में उसने पतीला हाथ से पकड़ा, तुरंत चिल्लाई और पतीला छोड़ दिया। यह क्रिया। इसके बाद यहाँ पे डैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे जगह जगह पे जो खाली रिक्त स्थान दिए हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को, उचित शब्दों को पहचान कर इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में देख पा रहे हैं कि तंत्रिका भर देंगे, जो कि पहला वाला विकल्प है वो हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित की गई है। इस कोशिका के वृक्षिका, ये यहाँ पर जो दिया है वृक्षिका, यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद के वैशिष्ट्यपूर्ण अग्र से जानकारी ग्रहण की गई, वहाँ से यह जानकारी कोशिका काय, ये लास्ट वाला कोशिका काय इस रिक्त स्थान पे डाल देंगे की ओर, और वहाँ से अक्षक तंत्र, ये रहा अक्षक तंत्र को यहाँ पे फिल कर देंगे कि अग्र तक भेजी गई। निर्मित हुए रसायन तंत्रिका कोशिका की अति सूक्ष्म खोखली जगह से, अर्थात संपर्क स्थान, ये है संपर्क स्थान, यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, से जाते हैं। इस प्रकार का शरीर में संवहन होता है और वे आवेग तंत्रिका कोशिका, सेकेंड वन तंत्रिका कोशिका और यहाँ पर आवेग, ये दोनों यहाँ पर डाल देंगे। आवेग तंत्रिका कोशिका से मांसपेशी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तक पहुँचाकर प्रतिवर्ती, ये रहा प्रतिवर्ती क्रिया पूर्ण होती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके राइट आंसर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। दूसरे में आते हैं जिसमें टिप्पणी लिखनी है, तो इन सभी की टिप्पणियाँ देख लेते हैं। तो पहला जो शब्द है मूली दाब, जिसे मूल दाब भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए उसके 3-4 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरे मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आपका लास्ट तक देखना, आपको पूरा नॉलेज हो, आप अच्छे से कर पाओ, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सको, यही मेरा जो है लक्ष्य है। तो आप इसको ज़रूर पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए मूलदाब के 5-6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया वनस्पतियों की जड़ें जमीन के अंदर पानी तथा खनिज के प्रत्यक्ष संपर्क में होती हैं। सांद्रता में अंतर होने के कारण पानी तथा खनिज जड़ों के पृष्ठभाग की कोशिकाओं में प्रविष्ट रहते हैं। इनके प्रविष्ट होने के कारण कोशिकाएं कुछ फूल जाती हैं। फूलने के कारण ये अपने समीप की अन्य कोशिकाओं पर दाब प्रयुक्त करती हैं, इसे ही मूलदाब कहते हैं। इसी दाब के प्रभाव से पानी तथा खनिज
पदार्थ जड़ों की जलवाहिनियों तक पहुँचते हैं। सांद्रता के अंतर की पूर्ति के लिए इन जलवाहिनियों में से पानी तथा खनिज निरंतर आगे की ओर खिसकते रहते हैं। इससे उनका एक स्तंभ सा निर्मित हो जाता है। मूलदाब ही ऐसा कारक है जिसके द्वारा छोटी वनस्पतियों के जलवाहिनियों का पानी उनके सभी भागों तक पहुँचता रहता है। आगे दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन, उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें भी दिए हैं। इसका एक पॉइंट है कि वनस्पतियाँ पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती हैं। इसे ही पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इस तरीके से मैंने आपको एडजस्ट किया है। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इन पर्णरंध्रों के चारों ओर 2 रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बाह्य आवरण कहते हैं। रक्षक कोशिकाएं पर्णरंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया पर नियंत्रण करती हैं। पत्तियों के माध्यम में वाष्पीकरण क्रिया के कारण पानी वातावरण में उपस्थित होता है। इस कारण पत्तियों की अपित्वचा मतलब जिसे एपिडर्म बोलते हैं, अपित्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी की इस मात्रा को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पोच्छ्वास की क्रिया पानी तथा खनिज के अवशोषित करने तथा उसने सभी भागों में पहुंचाने की सहायता से करती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है मूलदाब के परिणाम स्वरूप रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख जा रहे हैं। उसके बाद अगला हमें दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका पर हमें जो है टिप्पणी लिखनी है। तो तंत्रिका कोशिका का यहाँ पर दिया हुआ है आंसर, आप देख सकते हैं। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश वहन करने का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। शरीर के सभी कोशिकाओं में से यह कोशिका आकार में सबसे बड़ी होती है। मानवीय तंत्रिका कोशिका की लंबाई कुछ मीटर तक होती है। चौथा पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत रासायनिक आवेग निर्माण करने तथा उनका संवहन करने की क्षमता होती है। पांचवा पॉइंट है अपने परिवेश की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टतापूर्ण अंगों द्वारा ग्रहण की जाती है। वहीं रासायनिक प्रक्रिया शुरू होकर विद्युत आवेगों की निर्मित होती है। उनका वहन वृक्षिकाओं मतलब डेंड्राइट्स की कोशिका देह या सेल बॉडी की नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेंगे सेल बॉडी की और यहाँ पर देखिए सेल बॉडी की और कोशिका देह या कोशिकाकाय के अक्षक तंत्रिका या एक्सॉन की और अक्षक तंत्रिका से उसके अग्र तक होता है। ये आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक भेजे जाते हैं। लास्ट पॉइंट है तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना तथा उनके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्म या न्यूरोग्लिया कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं और तंत्रिका श्लेष्म की सहायता से तंत्रिकाएं बनती हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला जो मानव मस्तिष्क दिया है उस पर टिप्पणी देख लीजिए। मानव मस्तिष्क का भी आपको स्क्रीन पर दिख जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मानव मस्तिष्क अत्यंत विकसित होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है। यह खोपड़ी में संरक्षित होता है। कोशिका तंत्रिका तंत्र के अस्थि और मृद ऊतकों के बीच की खोखली जगह में संरक्षक मस्तिष्काक्ष होती हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहिकाओं को मस्तिष्क वीवर कहते हैं। मस्तिष्क वीवर केंद्रीय वाहिनी तथा मस्तिष्काक्ष अंतर्गत खोखले स्थान में प्रमस्तिष्क मेरुदंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वयस्क मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है और यह लगभग 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि मस्तिष्क के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क तथा मस्तिष्क पुक्ष। तो इन तीनों भागों के बारे में भी दिया हुआ है, मैं बस दिखा देती हूँ, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान जाइए। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन भी की हुई है, जब मैं आपको समझा रही हूँ जिस वीडियो में वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको रीड करके केवल आंसर्स बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने का काम नहीं करूँगी। अगला पॉइंट जो जिस पर हमें टिप्पणी लिखनी है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। तो पर्यावरण के किसी उद्दीपन का अनैच्छिक ढंग से क्षणमात्र या तत्काल दी हुई प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ऐसी क्रियाओं पर हम बिना विचार के प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, जैसे अगर हम अगरबत्ती या किसी चीज़ से जल जाते हैं तो तवे पे हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम फटाक से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। उस समय हम ऐसा सोचते नहीं कि नहीं भाई अब हमारा हाथ जल रहा है, हमें हाथ पीछे करना है। तो अचानक बिना सोचे विचारे हम उद्दीपनों के द्वारा जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।
तीसरा पॉइंट है, ऐसी परिस्थिति में मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण और समन्वय उचित रूप से बनाए रखा जा सकता है। मस्तिष्क पर क्रियाओं का भार कम किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण प्राण हानि टाली जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग निम्नानुसार होता है: ज्ञानेंद्रिय, संवेदी तंत्रिका, कोशिका, मेरुरज्जु की ओर और सहयोगी तंत्रिका कोशिका, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर मांसपेशी अथवा ग्रंथि। तो ये सीक्वेंस होते हैं। इस सीक्वेंस में जो है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया कार्य करती है। तो इस तरीके से हमें जो टिप्पणी लिखनी थी उन सभी पॉइंट्स पर हमने टिप्पणी लिख ली है। उसके बाद हम आगे आएंगे जो है नीचे दी गई ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए, यहाँ पर क्या है, किए जाने वाले संप्रेषक और उनके कार्य स्पष्ट कीजिए। ये चौथा प्रश्न है। इसमें जैसे पीयूषिका, अवटु, अधिवृक्क, थाइमस, वृषण और अंडाशय, ये जो ग्रंथियों द्वारा जिस प्रकार के हार्मोन, जिसे संप्रेषक भी बोलते हैं, जो छोड़े जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके ये आंसर आपको दिखेगा। पीयूषिका जो ग्रंथि होती है, ये महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। उस ग्रंथि से होने वाले हार्मोन्स जिसे संप्रेषक कहते हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला वृद्धि संप्रेषक, दूसरा अधिवृक्क संप्रेषक, उसके बाद अवटु ग्रंथि संप्रेषक, प्रोलैक्टिन, पुटिका ग्रंथि संप्रेषक, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। तो इस तरीके से एक एक करके मैं रीड कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो वृद्धि इस संप्रेषक के कारण हड्डियों में वृद्धि होती है। छोटे बच्चों का बड़े प्रौढ़ व्यक्ति में रचनांतर इस संप्रेषक के द्वारा होता है। अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेषक अधिवृक्क के स्राव से तैयार होने के लिए पीयूषिका के स्राव सहायता करती हैं। अवटु ग्रंथि संप्रेषक अवटु ग्रंथि के संप्रेषक निर्मित को गति देता है। प्रोलैक्टिन माता की दुग्ध निर्मित संबंधी सभी कार्य नियंत्रित करता है। पुटिका ग्रंथि संप्रेषक जनन ग्रंथियों की वृद्धि नियंत्रित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्त्रियों के अंडाशय से परिपक्व अंडे बाहर निकालने तथा कार्य करने अर्थात अंडमोचन करने का कार्य, जिसे फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, करने का कार्य निषेचन भी होता है, यह संप्रेषक करता है। मासिक धर्म नियंत्रण करता है। निम्नलिखित दो संप्रेषक प्रत्यक्षतः अधश्चेत में तैयार होते हैं। उनके स्राव पीयूषिका में संचित किए जाते हैं तथा उस पर समय आवश्यकता होने पर उन्हें आगे भेजा जाता है। उसके बाद सातवां जो है हार्मोन है, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिमूल संप्रेषक। इस संप्रेषक के कारण शरीर में पानी की मात्रा संतुलित की जाती है। और आठवां है ऑक्सीटोसिन, शिशु के जन्म के समय गर्भाशय संकुचित करता है। तो ये कुछ हार्मोन के नाम थे। ये जो हार्मोन्स निकलने वाले हैं, मतलब ये जो संप्रेषक हैं, ये पीयूषिका ग्रंथि से निकलने वाले हैं। 8 इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं। उसके बाद अवटु ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन तथा कैल्सिटोसिन संप्रेषक निर्माण होते हैं। इसमें से थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि तथा चयापचय क्रिया नियंत्रित करता है। उसके बाद अधिवृक्क से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसका भी कार्य देख लीजिए। अधिवृक्क के बाह्य पृष्ठ से कार्टिकोस्टेरॉइड संप्रेषक का निर्माण होता है, जो आंतरिक भाग के एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन, ये दो संप्रेषक स्रावित होते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड सोडियम और पोटेशियम के संतुलन रखना तथा चयापचय क्रिया को उद्दीपित करना। ग्लूकोज के चयापचय में भी इनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन, ये दो संप्रेषक आपातकाल और भावनात्मक प्रसंग व्यवहार नियंत्रण करते हैं। हृदय तथा उनके संवहनी संस्थानों का उद्दीपन करते हैं तथा चयापचय क्रियाओं को उद्दीप्त करते हैं। उसके बाद आता है यौवनलोपी और वृषण ग्रंथि। तो प्रतिरक्षा के निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करने वाली थाइमोसिन संप्रेषक यौवनलोपी ग्रंथि करते हैं। वृषण ग्रंथि पुरुषों की जनन ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन संप्रेषक तैयार करते हैं। इस संप्रेषक के कारण बालक का पुरुष में रचनांतरण होता है। पुरुषत्व प्राप्त होने पर उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, जैसे दाढ़ी, मूछ आना, आवाज़ कर्कश होना इत्यादि परिवर्तन व संप्रेषक के कारण होते हैं। लास्ट अंडाशय जो दिया है, अंडाशय स्त्रियों के जनन ग्रंथियों एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन दो संप्रेषक तैयार होते हैं। एस्ट्रोजन संप्रेषक बालिका का स्त्री में रूपांतरण करते हैं। इसके लिए स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास होता है। यह एस्ट्रोजन का होता है। स्त्रियों में गर्भाशय के अंतःस्तर की वृद्धि एस्ट्रोजन के कारण होता है। प्रोजेस्टेरॉन संप्रेषक गर्भधारण करने में सहायता होते हैं। गर्भाशय के अंतःस्तर को गर्भधारण करने के लिए तैयार करता है और गर्भधारण करने की सहायता करने जैसे कार्य करते हैं।
तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको लिख पाएंगे। उसके बाद प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि स्वच्छ नामांकित आकृति बनाइए। किसकी बनानी है? मानवीय अंतःस्रावी ग्रंथि की, मानव मस्तिष्क की, नेफ्रॉन तंत्रिका कोशिका की और मानवीय उत्सर्जन संस्थान की। ये 4-5 जो है आपको डायग्राम बनाने, बुक में भी ये सारे डायग्राम आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाकर एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। उसके बाद आप जहाँ पर सूटेबल हो अच्छे से साफ साफ बनाए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो डायग्राम देकर बोलेगा कि उचित जगह पर इनका नाम लिखिए, या फिर इन डायग्राम को आपको पूरा बनाना रहेगा। मोस्ट ऑफ नाम लिखना ही रहता है। जैसे ये मानव अंतःस्रावी ग्रंथि का, इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे और इसका सही जगह पर नाम भी लिखेंगे। फिर दूसरा क्या दिया मानवीय मस्तिष्क। तो यहाँ पर मानवीय मस्तिष्क का भी डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये दोनों एक साथ भी आप देख सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि देख पाएँ आप। उसके बाद नेफ्रॉन और तंत्रिका कोशिका। नेफ्रॉन अलग होती है, नेफ्रॉन की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर मोस्ट ऑफ पूछी जाती है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये है नेफ्रॉन की रचना, इसका नाम भी दिया हुआ है। अगर आपको बुक में लगे कि साफ ज़्यादा स्पष्ट है तो वहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, कहीं से भी आप बनाइए। इसके बाद तंत्रिका कोशिका ये है, और लास्ट में मानव मस्तिष्क, हाँ सब हो गया है, 5 1 2 3 4 मानव उत्सर्जन संस्थान। तो ये दोनों नेफ्रॉन और ये दोनों एक में आ जाएंगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो आपको बार बार ना लेना पड़े। और इसके बाद आता है मानवीय उत्सर्जन संस्था, ये यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख लीजिएंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद दिया है प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 6वां प्रश्न है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है, ये बताकर कुछ संप्रेषकों के नाम तथा उनके कार्य विशद कीजिए। मतलब कि कैसे काम होता है वो और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चंस और आंसर दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 8-10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सभी एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ, तो आप उसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, मानव शरीर रासायनिक नियंत्रण संप्रेषकों तथा रासायनिक पदार्थों की सहायता से होता है। संप्रेषक अंतःस्रावी ग्रंथियों से निर्मित होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क स्थानों के नज़दीक निर्माण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है, उनके स्राव सीधे रक्त में मिश्रित होती जाते हैं। शरीर में निश्चित स्थान पर स्थित इन ग्रंथियों के संप्रेषक मात्र रक्त द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती है तथा शरीर के विभिन्न भागों का नियंत्रण तथा एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। चौथा पॉइंट है, विभिन्न क्रियाएं शुरू करने पर आवश्यकता अनुसार ही संप्रेषक स्रावित होते हैं। संप्रेषक के श्रवण की मात्रा तथा समय का सदैव नियमन किया जाता है। पीयूषिका, अवटु, परावटु, अधिवृक्क, स्वादुपिंड के कुछ कोशिका, जनन ग्रंथि, अंडाशय तथा वृषण ग्रंथि तथा यवनलोपी ये महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूषिका ग्रंथि के अधिकांश सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रवण का नियमन किया जाता है। पीयूषिका मात्र अंतःतंत्रिका के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। 7वां, वृद्धि संप्रेषक, अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेषक, अवटु ग्रंथि संप्रेषक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन प्रतिमूल संप्रेषक और पुटिका ग्रंथि संप्रेषक। ये क्या है? पीयूषिका के संप्रेषक है। इसमें से वृद्धि संप्रेषक प्रत्येक वृद्धि संप्रेषक शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन पुटिका ग्रंथि संप्रेषक के संप्रेषक स्त्रियों के शरीर के प्रजनन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। 8वां पॉइंट है, अंडाशय से निर्मित होने वाले एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन ये स्त्री के शरीर के संप्रेषक को वृषण से निर्मित होने वाले टेस्टोस्टेरोन पुरुष के संप्रेषक लैंगिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट है, स्वादुपिंड की कोशिकाओं से निर्मित ग्लूकागॉन तथा इंसुलिन संप्रेषक लाल रक्त शर्करा की मात्रा नियंत्रण के नीचे रखते हैं। अवटु महत्वपूर्ण ग्रंथि थायरॉक्सिन तथा कैल्सिटोसिन निर्माण करते हैं। थायरॉक्सिन के कारण अपने शरीर के उपापचय व्यवस्थित ढंग से चालू रहता है। परावटु पैराथॉर्मोन तथा अवटु कैल्सिटोसिन ये दो संप्रेषक रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करते हैं। 12वां पॉइंट है कि अधिवृक्क ग्रंथि की एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन तथा कार्टिकोस्टेरॉइड ये संप्रेषक शरीर के अनेक कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण आपातकालीन परिस्थिति तथा भावुक प्रसंगों में व्यवहार नियंत्रण करना, हृदय और संवहन संस्थान परिसंचरण उद्दीपन करना तथा
उद्दीपन करना तथा उपापचय क्रियाओं को उत्तेजना देना, सोडियम तथा पोटेशियम के संतुलन तथा उपचय क्रिया को उत्तेजन करा। इस प्रकार रासायनिक नियंत्रण बहुत धीमी गति से होने वाली परंतु दीर्घकाल टिकने वाली प्रक्रिया शरीर के समस्थिति तथा समन्वय बनाए रखता है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर कर सकते हैं आप, चाहे तो वीडियो देखते हुए भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा फास्ट रीड किया है लेकिन इसी तरीके से इसको कर पाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मानव उत्सर्जन और वनस्पति उत्सर्जन संस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो आपको स्क्रीन पर इसका आंसर दिख जाएगा। जो है एक साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। इस तरीके से आप पूरा आंसर स्क्रीनशॉट में डाल सकते हैं। इसमें पूरे टोटल 4 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको रीड करके भी बता देती हूँ। एक साइड मानवीय उत्सर्जन संस्थान, दूसरी साइड वनस्पति उत्सर्जन संस्थान लिख लेंगे। पहला पॉइंट है कि मानव में उत्सर्जित पदार्थ विषैले होते हैं, इस कारण इन्हें समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। वनस्पति में लिखेंगे कि वनस्पतियाँ पौधों की छालों से उत्सर्जित पदार्थ संचित करके रखती हैं। दूसरा पॉइंट है कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया मानव के उत्सर्जित पदार्थ हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है रफाइट्स, रॉल, क्षीर, गोंद जैसे वनस्पतियाँ उत्सर्जित पदार्थ हैं। तीसरा पॉइंट है मानव में उत्सर्जन क्रिया क्लिष्ट होती है, उसके लिए विकसित अवयव वाले उत्सर्जन संस्थान होते हैं। वनस्पति में लिखेंगे वनस्पति में उत्सर्जन क्रिया सरल होती है। वनस्पतियों में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने के लिए विशेष उत्सर्जन अवयव अथवा उत्सर्जन संस्थान नहीं होते। संस्थान मतलब एक ऑर्गेन या सिस्टम हमारे शरीर का, जैसे हमें शरीर से मलमूत्र त्यागने के लिए एक विशेष अंग होता है, लेकिन वनस्पतियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वही है, मनुष्य का जो कार्य होता है वो तो थोड़ा कठिन होता है, जबकि वनस्पतियों का सिंपल और सरल होता है। चौथा और लास्ट पॉइंट है कि रक्त छानने की क्रिया के बाद नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जो कि आपका बॉडी से यूरिन निकलता है। और यहाँ पर चौथा पॉइंट, विसरण क्रिया द्वारा गैसीय रूपी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा आप इसका आंसर कर लेंगे। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण में क्या अंतर है, तो ये भी पढ़ लेंगे आप, तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। इसके बाद है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में भी क्या अंतर होता है, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, चाहे जैसे भी हो, जहाँ कहीं सबर भी हो, लेकिन होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वनस्पतियों में किस प्रकार का समन्वय होता है, इसका उदाहरण सहित स्पष्टीकरण लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आंसर भी आपको दिख रहा है। प्राणियों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय तंत्र जैसे तंत्र वनस्पतियों में नहीं होते हैं। वह उद्दीपन या उत्तेजना को दिए जाने वाले प्रतिसाद के रूप में वनस्पतियों के किसी हिस्से की गतिविधि अथवा कई बार वृद्धि होती है। इस प्रकार की दो गतिविधियों का अर्धवृद्धि संलग्न तथा वृद्धि असंलग्न गतिविधि है। ये गतिविधियां वनस्पतियों में समन्वय स्थापित करती हैं। इन्हें अनुवर्तन अथवा अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। ये देखिए अनुवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन, दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा है जलानुवर्तन और चौथा है रसायन अनुवर्तन। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन देख लेते हैं। वनस्पति का प्ररोह तंत्र प्रकाश उद्दीपन को प्रतिसाद देता है। प्रकाश की दिशा में तने की वृद्धि होती है, इसे ही प्रकाश अनुवर्तन गतिविधि कहते हैं। गुरुत्वावर्ती गतिविधि वनस्पति के जड़ संस्थान गुरुत्वाकर्षण दिशा में गतिविधि करते हैं, इसे ही गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। जलानुवर्ती जो गतिविधि होती है, इसमें जड़ संस्थान पानी की दिशा में जो गति करता है उसे जलानुवर्ती हलचल या गतिविधि कहते हैं। और रसायन अनुवर्तन जो होता है, विशिष्ट रसायनों के द्वारा पौधों के किसी भाग में होने वाले प्रतिसाद को रसायन अनुवर्तन कहते हैं, जैसे परागनली का बीजांड की ओर वृद्धि रसायन अनुवर्तन है। इन सभी उपरोक्त प्रत्येक गतिविधि वनस्पतियों की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इस गतिविधि को वनस्पति में होने वाली वृद्धि संलग्न गति कहते हैं। वनस्पतियों की वृद्धि असंलग्न गतिविधि से भी संबंधित नहीं होती। आसपास के परिसर परिवर्तन स्वरूप वनस्पतियों के संप्रेषक वनस्पति के विविध प्रकार की गतिविधि का निर्माण करते हैं। छुई मुई जैसे वनस्पति विद्युत रासायनिक आयोगों का उपयोग करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि वनस्पति कोशिका उनमें पानी की मात्रा कम अधिक करती है, इस कारण उनका आकार बदलता है तथा गतिविधि का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न का आंसर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता दिया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा और आप अच्छे से लिखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे समन्वय क्या है, मानवीय उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है, वनस्पतियों का उत्सर्जन मानवीय जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, या वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों प्रश्नों को देख लेते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर समन्वय का क्या अर्थ है, ये इसका आंसर आपको देगा। शरीर में विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार अर्थात समन्वय। बहुकोशिकीय सजीव में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं। इन विविध संस्थानों या अंगों और उनके आसपास के परिसर के विविध उद्दीपनों में उचित समन्वय होगा, तभी यह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। जैसे हृदय की धड़कन या श्वसन की क्रिया होना या हमारी पलकें झपकाना, समय पर सोना, ये सभी जो कार्य होते हैं हमारे जो सिस्टमैटिक चलते हैं, ये सभी समन्वय के द्वारा ही होता है। उसके बाद मानवीय उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मानवीय उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होती है। अगर घुमा के पूछा जाए तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूत्र तैयार होने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें सब पॉइंट्स भी हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। मानवीय उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की जोड़ी, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, मूत्राशय तथा मूत्रोत्सर्जक नलिका, इन अवयवों का समावेश होता है। वृक्कों द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त और अनावश्यक पदार्थों को पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। अब मूत्र तैयार करने की क्या विधियां हैं, ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में क्या होता है, वृक्कों के नेफ्रॉन के रक्त छाने की क्रिया के बाद मूत्र तैयार होता है। नेफ्रॉन से बोमन संपुट के ग्लोमेरुलस के रक्त कोशिकाओं की जाल होती है। यकृत में उपापचय के कारण निर्मित यूरिया रक्त में आता है। यह यूरिया युक्त रक्त जब ग्लोमेरुलस में आता है तब ग्लोमेरुलस की रक्त कोशिकाओं में से ये रक्त छाना जाता है। बोमन संपुट के चयनशील पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ छोटे अणु छिद्र से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है, बोमन संपुट में स्थित द्रव बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है। नेफ्रॉन नलिका के विविध भागों में पानी तथा उपयुक्त अणुओं का पुनः रक्त में अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए अनावश्यक सभी घटक पदार्थों से मूत्र तैयार होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि तैयार हुआ मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि मूत्र विसर्जन करने पर अपना ऐच्छिक नियंत्रण होता है। इस कारण इच्छा होने पर मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो है एक एक स्टेप करके संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों का उत्सर्जन मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो छोटा सा इसका आंसर है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि वनस्पतियों के लिए जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनमें से कई पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होते हैं, मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। जैसे रबड़ क्षीर, जिसे लैटेक्स बोलते हैं, इसमें रबड़ बनाया जाता है और रबड़ के हजारों उपयोग हैं। दूसरा है गोंद, जिसे रेजिन या रॉल भी बोलते हैं, इत्यादि पदार्थों का मानवीय जीवन के लिए विविध प्रकार से उपयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट ऋतु में वनस्पतियों की पत्तियां झड़ जाती, यह भी उत्सर्जन का कार्य है। पतझड़ में झड़ने वाली पत्तियों से खाद्य की निर्मित होती हैं। तो ये सारे जो है 3-4 पॉइंट है, सिंपल है, आप इसको आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर तैयार कर लेंगे। लास्ट इसका आंसर दिया हुआ है कि वनस्पति में परिवहन कैसे होता है। तो वनस्पतियों में परिवहन मूलीदाब तथा वाष्पोच्छ्वास, इन दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। इस दाब के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया से रसवाहिनियों के माध्यम से अन्न तथा परिवहन वनस्पतियों की आवश्यकता अनुसार होती है। वनस्पतियों की संवहनी संस्थान से जल तथा अन्न वहन का कार्य चलता है। इसके लिए जलवाहिनियाँ तथा रसवाहिनियाँ होती हैं। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर आपने देख लिया। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे वनस्पतियों के सभी भाग संवहनी ऊतकों से जुड़े होते हैं, इसका वैज्ञानिक कारण है देना है। पर्णरंध्र के चारों ओर कोशिकाओं को रक्षक कोशिका कहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वृक्कों की कार्य क्षमता कम होने पर अपोहन किया जाता है, मतलब डायलिसिस क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैंने बोला था पहले प्रश्न का उत्तर, इसके अलावा भी छोटे छोटे प्रश्न भी आप देख पा रहे हैं। मैं जूम आउट कर देती हूँ। देखिए जैसे क्या दिया है, बोमन संपुट का क्या अर्थ होता है, प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, और प्ररोह के अग्रभाग में तैयार होने वाली वनस्पति संप्रेषक का क्या नाम है, वयस्क मानव के मस्तिष्क का भार कितना होता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड संप्रेषक का क्या कार्य होता है, लड़कों के में दाढ़ी मूंछ आने के लिए कौन सा जो है हार्मोन उत्तरदायी होता है, या गर्भाशय करने वाले कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है जो करेंगे। उसके बाद हम आते हैं पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न में दिया है स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बीजांड को दिशा में होने वाले पराग नलिका की वृद्धि, बीजांड की दिशा में होने वाली पराग नलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्ती गति है। तो यहाँ पर
रसायन अनुवर्ती गतिविधि है, तो ये पहले का बी से मिलान करेंगे। स्क्रीन यहाँ पर ये वाला देख लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि प्ररोह संस्थान की होने वाली वृद्धि, तो इसका आंसर होगा प्ररोह संस्थान की होने वाली वृद्धि प्रकाश अनुवर्ती वृद्धि है, मतलब स्तंभ ब में, तो यहाँ पे प्रकाश अनुवर्ती सी से मिलान करेंगे। जड़ संस्था की होने वाली वृद्धि, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जड़ संस्था की होने वाली वृद्धि गुरुत्वानुवर्ती होती है, तो गुरुत्वानुवर्ती यानी कि ए से मिलान करेंगे। उसके बाद पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि, तो पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि जलानुवर्ती होगी, तो जलानुवर्ती यानी ई से मिलान करेंगे। तो पहला बी से जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है दूसरा सी से जाएगा, तीसरा डी, तीसरा जो है गुरुत्वानुवर्ती जो है वो ए से जाएगा, और चौथा फिर जो है वो ई से जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आंसर आप कर लेंगे। इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा है, जैसे जोड़ियाँ मिलाओ में, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये दोनों दिया हुआ है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो देख सकते हो। यहाँ पे पहले पॉइंट से लेकर कुछ पॉइंट्स तक दिए हुए हैं, उसका आंसर भी नीचे आपको यहाँ पर देखिए, सारे पॉइंट्स के आंसर उत्तर जो हैं वो भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। तो यहाँ पर नाम देना है कुछ चीज़ों का, तो वो भी स्क्रीनशॉट लेकर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।